नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एक ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई, आप सभी जानते होंगे हमारे साथ साथ में बैठे हैं भाई तीरथ राणा जी, जिसको मतलब कोई इंटरव्यू की तो ज़रूरत है नहीं, जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव लड़ा था शायद वो ज़िंदगी का। भाई साहब, हाँ, ज़िंदगी का पहला ही चुनाव था, उससे पहले संगठन में ही काम किया बस। तो भाई साहब ने चुनाव लड़ा था 2019 में। और आप ये लगा सकते हो कि या तो भाई साहब की किस्मत लगा सकते हो आप, या फिर कोई और बड़ा रीज़न रहा होगा, मतलब एक जीत को छू के, मतलब जीत को जो देसी भाषा में बोलते हैं, यार भाई हाथ ला के वापस आ गए थे भाई। तो भाई साहब, पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एक धन्यवाद जी ताकत भाई पर। साहब। अच्छा भाई साहब, 5-4 सवाल पूछने हैं आपसे, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल पूछो भाई साहब। अच्छा, एक तो मतलब आप मेरे को अभी लगा कि जो योग की ड्रेस में लगा दिख रहे हो। बस सुबह शाम कोशिश करते हैं भाई, ये लॉकडाउन था और इसी में मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ योग से। शुरू में लॉकडाउन लगा तो 15-20 दिन महीना घर में रहे तो वेट भी बढ़ गया, क्यों दिल्ली का घूमना फिरना ज़्यादा था और कहीं आने जाने के, और खाना ज़्यादा हो गया। वो घर पे रहते तो कुछ न कुछ खाना, तो मैंने फिर ये सर्च किया और फिर योग के बारे में और ज़्यादा गहराई में गया, तो उसी दिन से फिर मैंने योग शुरू किया भाई। अच्छा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस होता है, तो उसके ऊपर आप क्या खास करने की कोशिश करेंगे? हाँ, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और ये मानो भारत की संस्कृति के लिए इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। योग की देन भारत है और इसको हम सोशल डिस्टेंस के माध्यम से, जैसे लॉकडाउन है, कोरोना की महामारी चल रही है, तो हम यहीं अपने घर पे, अपने निवास पे, अपने पार्क में यहीं 25-30 साथी डिस्टेंस के साथ, जो सुबह हम डेली योगा करते हैं, वही टीम हमारी लाइव उसी दिन प्रोग्राम रहेगा। और हम अपने यूट्यूब चैनल से, अपने फेसबुक पे लाइव उस दिन प्रोग्राम हमारा योगा का। अच्छा, पहले थोड़ी सी सामाजिक सामाजिक बात कर लेते हैं, उसके बाद राजनीतिक बातें भी कर लेंगे। तो कोरोना एक मतलब बड़ी बीमारी हो गई, या फिर ये बस मीडिया वाले ही बना रही है? नहीं, देखो, बीमारी तो बड़ी है, क्योंकि छोटी बीमारी हो तो पूरा विश्व इसके इस तरह कदर इसके घुटने नहीं टेकता। और इस पे कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि इंडिया की कहीं ना कहीं विजय है, क्योंकि यहाँ पे योग प्राणायाम, खेल कूद, इस माध्यम से हम कहीं ना कहीं और देशों की बजाय ताकतवर हैं। और आज कारण रहा है, जैसे मोदी जी ने शुरू में ही लॉकडाउन लगा, इस कारण आज हमारे देश में इतनी महामारी बढ़ नहीं पाई। और फिर योग गुरु रामदेव जी हैं और भी बहुत से आचार्य हैं जैसे हमारे योग करवाते हैं, उसका फ़ायदा हमने मिला है। अच्छा, एक बात आ गई मेरे ध्यान। मैं बड़ौदा हल्के में, अभी इलेक्शन होगा थोड़े दिन बाद, तो मैंने सर्वे किया था, वहाँ पे एक बुजुर्ग मिले थे मेरे को, एक नहीं 2-3 मिले थे। करीबन करीबन उम्र होगी उनकी 60 से 70 साल। तो भाई, जो एक बार दर्शकों को बता रहा हूँ मैं ये बात, जो गोहाना है वो ये लगा लो आप, एक प्रकार से बड़ौदा हल्के ने घेर रखा है। तो मैं एक गाँव में गया था, गाँव में मेरे को भी ध्यान नहीं है कौन सा गाँव था। तो वहाँ पे बुजुर्गों ने बताया था कि भाई जो मोदी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये लॉकडाउन लगा दिया जो, वरना अगर और कोई सी सरकार होती तो इसका बहुत भारी भरकम नुकसान होता पब्लिक पे भी और इकोनॉमी पे भी। तो इस पे क्या कहना है? बिल्कुल भाई साहब, अगर समय पर लॉकडाउन नहीं होता तो आज देश की स्थिति विपरीत होती। हम करोड़ों में, कई करोड़ों में आज संख्या होती संक्रमित की, और कंट्रोल से बाहर होती। समय से पहले ही मोदी जी ने इसे लॉकडाउन लगा। आज मैंने सुना है, बड़े बुजुर्गों से बताते, महामारी आई थी, अगर भाई इतने एक एक परिवार से 5-5, 7-7 मौतें होती थी, वही आज देखने को मिलता अगर मोदी जी नहीं होते। तो हम तो उनको बार बार नमन करते हैं, उनके बुद्धिमत्ता को, उनकी जागरूकता को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश को बचाया है। अच्छा, तो भाई साहब सामाजिक बात हो चुकी है मेरे हिसाब से बहुत। तो एक बार राजनीतिक बातें कर लेते हैं। आपका जो कंपटीशन था गोहाना से, यहाँ से जगबीर मलिक जी भी थे और राजकुमार सैनी जी भी थे, तो एक एक प्रकार से ये लगा सकते हो कि तिकोना मुकाबला हो गया था। तो उसके बावजूद भी आपने बहुत सारी वोट प्राप्त की है। तो मतलब जो कमी रहेगी थोड़ी बहुत, क्या वो आगे पूरी हो पाएगी? बिल्कुल भाई साहब, एक तो पहला इलेक्शन था मेरा, लोग इतना विश्वास नहीं कर पाए कि भाई जीत सकता है, क्योंकि जो वोट बैंक बीजेपी का पारंपरिक माना जाता है, कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी ने उसमें पूरी पूरी सेंध लगा दी थी जी। इस कारण पूरा वोट बैंक लगभग राजकुमार सैनी की तरफ डाइवर्ट हो गया था। नहीं तो हम, और फिर जगबीर भी हमारे यहाँ से विधायक जी हैं जो लगातार कई बार विधायक रहे, उनका अपना वर्चस्व है। एक तरफ फिर हुड्डा का भी प्रभाव था, लेकिन हम अच्छे काम पार्टी के साथ, नीतियों के साथ किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। समाज सेवा में आए हैं निरंतर। अच्छा, अब संगठन ने आपकी क्या जिम्मेवारी लगाई?
फिलहाल तो भाई साहब अभी संगठन वही है, अभी हमारे चुनाव हैं, संगठन के दोबारा फेरबदल होने वाली है। देखो महीने 20 दिन में जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको निभाएंगे। सही बात है भाई। अच्छा, बड़ौदा हल्का में अभी अपने गोवाना के लगता ही है बिल्कुल। तो ब्रो मैंने अभी बताया था कि बड़ौदा, ये मान लो कि गोवाना को घेर भी रखा बड़ौदा हल्के ने, तो बड़ौदा हल्के में इलेक्शन होगा तो मतलब किस नज़र से देखते हो आप, आपकी जो बीजेपी पार्टी वो कहाँ पे स्टैंड करती है? देखो उपचुनाव लगभग सरकार के ही पक्ष में जाता है, और आज तक चाहे चौटाला साहब की सरकार रही है, इतने दिन से बड़ौदा को चौटाला ने, ये मानो कि भाई चौटाला का ही बनता आता था विधायक जो भी था ना, तो चौटाला साहब ने कोई ऐसा विशेष काम किया। और फिर 15 साल से हुड्डा साहब का जो ये रहा कार्यकाल, तो उसमें 10 साल का उसमें भी हुड्डा साहब का ही विधायक रहे और अब भी थे, तो फिर भी कोई विशेष बड़ौदा के लिए ना तो कांग्रेस ने किया ना चौटाला साहब ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ौदा के लिए विकास के लिए कार्य कर रही है, और जब कर रही है जब हमारे वहाँ पे विधायक भी नहीं है, तो समान विकास के साथ बड़ौदा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतने काम करेंगे भाई साहब, लोगों के बीच में रहेंगे, बीच में रहकर काम करेंगे, निश्चित तौर पर ये मानता हूँ मैं बीजेपी इस सीट को निकालेगी। अच्छा, तो मैंने सर्वे किए थे, उनमें पता लगा मेरे को, और भी थोड़ा बहुत जितना आप जैसे भाइयों से और भी सर्च कर लेता हूँ, मैं रिसर्च कर लेता हूँ, या कोई बुजुर्ग होते हैं उनसे पता लग जाता है। 2005 तक यहाँ पे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे या फिर ताऊदेव लाल जी थे, उनका गढ़ रहा था। उसके बाद 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस के हैं जो, कांग्रेस पार्टी से जो बिलोंग करते, तो उन्होंने गढ़ तोड़ दिया था। उसके बाद 2009 में बने वो, फिर 2014 में और 2019 में, मानो जो योगेश्वर दत्त भाई थे, उनका और आपका जो मतलब एक सिचुएशन रही थी वो सेम सी थी, क्योंकि उनके जो टक्कर में थे वो भी कैंडिडेट इतने ही हैवी थे और आपके भी, ठीक है, मतलब एज उनकी भी इतनी थी, और जो इलेक्शन थे उनको मतलब एक प्रकार से बोल देते ना कि एक्सपीरियंस था। तो उसके बावजूद भी आप दोनों मतलब जीत को बिल्कुल हाथ लगा के आए थे। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है अब 2020 का जो उपचुनाव होगा बीजेपी का कमल खिल पाएगा? बिल्कुल भाई साहब, ये मानता हूँ कि मैं 2019 की परिस्थिति अलग थी, अब सरकार है और सभी जनता जानती है अब सरकार है, बीजेपी की सरकार चलनी है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ सरकार ना हो। और मैं क्या, एक नॉर्मल आदमी की भी यही इच्छा होगी बस सरकार में हमारा हिस्सा हो, और सरकार में हिस्सा का तो और काम और रफ्तार से होंगे, ज़्यादा होंगे और अच्छे होंगे, तो सब चाहेंगे कि भी बड़ौदा में कमल खिले। अच्छा, बड़ौदा हल्के में अगर कमल खिल जाता है तो मतलब कौन सा कैंडिडेट सबसे बेस्ट रहे आपकी नज़र में? देखो ये काम भाई साहब पार्टी का हमारा नहीं है, जो भी कैंडिडेट होगा हम तो कमल के फूल को देखते हैं। मेरी यही रही है, मैं संगठन में बचपन से अपने संगठन के लिए काम किया है, तो कमल का फूल जिसके के पास है हम उसी के लिए काम। मतलब आपको तो पार्टी देखना ही है, अपना संगठन देखना है। तो भाई साहब पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने इतना टाइम दिया मेरे को। तो भाई बाकी आप वीडियो देख के समझ गए होगे, और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ जय हरियाणा और जय हरियाणी भाई।